रात को गोबर घुनिया के साथ चला तो ऐसा काँप रहा था जैसे उसकी नाक कटी हुई हो। जूनिया को देखते ही सारे गांव में कोहराम मच जाएगा। लोग चारों ओर से कैसी हाय हाय मचाएंगे। धनिया कितनी गालियां देगी, यह सोच सोच कर उसके पाँव पीछे रह गए थे। हूरी का तो उसे भय न था, वह केवल एक बार धाड़ेंगे फिर शांत हो जाएंगे। डर था धनिया का, जहर खाने लगेगी, घर में आग लगाने लगेगी। नहीं, इस वक्त वह झुनिया के साथ घर नहीं जा सकता। लेकिन कहीं धनिया ने झुनिया को घर में घुसने न दिया और झाड़ू लेकर मारने दौड़ी तो वह बेचारी कहाँ जाएगी। अपने घर तो लौट नहीं सकती, कहीं कुएं में कूद पड़े या गले में फांसी लगा ली तो क्या हो। उसने लंबी सांस ली, किसकी शरण ले। अगर अम्मा इतनी निर्दयी हैं कि मारने दौड़े, क्रोध में दो चार गालियाँ देंगी, लेकिन जब झुनिया उनके पाँव पकड़कर रोने लगेगी तो उन्हें ज़रूर दया आ जाएगी। तब तक वह खुद कहीं छिपा रहेगा। जब उपद्रव शांत हो जाएगा तब वह एक दिन धीरे से आएगा और अम्मा को मना लेगा। अगर इस बीच उसे कहीं मंजूरी मिल जाए और 2-4 रुपए लेकर घर लौटे तो फिर धनिया का मुंह बंद हो जाएगा। जुनिया बोली, मेरी छाती धक धक कर रही है। मैं क्या जानती थी तुम मेरे गले यह रोग मर दोगे। ना जाने किस बुरी साइद को मैंने तुमको देखा। ना तुम गाय लेने आते और ना यह सब होता। तुम आगे आगे जाकर जो कुछ कहना सुनना हो कह सुन लेना, मैं पीछे से आऊँगी। गोबर ने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम जाना और कहना मैं बाजार से सौदा बेचकर घर जा रही थी। रात हो गई, अब कैसे जाऊं? जब तक मैं ना आऊँगा। झुनिया ने चिंतित मन से कहा, तुम्हारी अम्मा बड़ी गुस्सैल है, मेरा तो जी कांपता है, कहीं मुझे मारने लगे तो क्या करूँगी। गोबर ने धीरज दिलाया, अम्मा की आदत ऐसी नहीं है। हम लोगों तक तो कोई कभी एक तमाचा नहीं मारा, तुम्हें क्या मारेंगी। उनको जो कुछ कहना होगा मुझे कहेंगी, तुमसे तो बोलेंगे भी नहीं। गांव समीप आ गया। गोबर ने ठिठक कर कहा, अब तुम जाओ। झुनिया ने अनुरोध किया, तुम भी देर ना करना। नहीं नहीं, जन भर में आता हूँ, तुम चलो तो। मेरा जी ना जाने कैसा हो रहा है, तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है, तुम इतना डरती क्यों हो। इससे तो अच्छा कहीं और रह लेते। धनिया कहती है, जल्दी से आओ, आओगे ना। हाँ हाँ, अभी आता हूँ। मुझसे दगा तो नहीं कर रहे हो, मुझे घर में भेजकर आप कहीं चलते बोलो। इतना नीच नहीं हो झूना। झुनिया घर की ओर चली। गोबर एक क्षण दुविधा में पड़ा रहा, फिर एकाएक सर पर मंडराने वाले धिक्कार की कल्पना भयंकर रूप धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई। कहीं सचमुच अम्मा मारने दौड़े तो क्या हो। उसके पांव जैसे धरती से चिमट गए। उसके और उसके घर के बीच केवल आमों का छोटा सा बाग था। जुनिया की काली परछाई धीरे धीरे जाती हुई दिख रही थी। उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज हो गई थी। उसके कानों में ऐसी भनक पड़ी जैसे अम्मा जुनिया को गाली दे रही हैं। उसके मन की कुछ ऐसी दशा हो रही थी मानो सिर पर गड़ासे का हाथ पड़ने वाला हो। देह का सारा रक्त जैसे सूख गया हो। एक क्षण के बाद उसने देखा जैसे धनिया घर से निकलकर कहीं जा रही हो। दादा के पास जाती होगी। शायद दादा खा पीकर मटर अगोरने चले गए हैं। वह मटर के खेत की ओर चला। जो गेहूं के खेतों को रौंदता हुआ वह इस तरह भागा जा रहा था मानो पीछे दौड़ आ रही है। वह है दादा की मड़ैया। वह रुक गया और दबे पांव आकर मड़ैया के पीछे बैठ गया। उसका अनुमान ठीक निकला। वह पहुंचा ही था कि धनिया की बोली सुनाई दी, ओ गजब हो गया। अम्मा इतनी कठोर है एक अनाथ लड़की पर, इन्हें तनिक भी दया नहीं आती। और जो मैं सामने आकर फटकार दूँ कि तुमको झुनिया से बोलने की कोई मजाल नहीं तो सारी सेख ही निकल जाए। अच्छा, दादा भी बिगड़ रहे हैं। केले के लिए आज ठीकरा भी तेज हो गया। मैं ज़रा अदब करता हूँ, उसी का फल है। यह तो दादा भी वहीं जा रहे हैं। अगर झुनिया को इन्होंने मारा पीटा तो मुझसे ना सहा जाएगा। भगवान, अब तुम्हारा ही भरोसा है। मैं न जानता था इस विपत में जान फंसेगी। धनिया मुझे अपने मन में कितना धूर्त, कायर और नीच समझ रही होगी, मगर उसे मार कैसे सकते हैं, घर से निकाल भी कैसे सकते हैं। क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं? अगर झुनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगा। माँ बाप जब तक लड़कों की रक्षा करे तब तक माँ बाप हैं। जब उनमें ममता ही नहीं है तो कैसे माँ बाप। होरी ज्यों ही मड़ैया से निकला, गोबर भी दबे पांव धीरे धीरे चला, लेकिन द्वार पर प्रकाश देखकर उसके पांव बंद गए। वह प्रकाश रेखा के अंदर वह पांव भी नहीं रख सका।
वह अंधेरे में ही दीवार से चिमटकर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। हाय बेचारी झुनिया पर, निरपराध यह लोग झल्ला रहे हैं और वह कुछ नहीं कर सकता। उसने खेल खेल में जो एक चिंगारी फेंक दी थी वह सारे खलिहान को भस्म कर देगी। वह 100 कदम उसने द्वार पर आकर देखा तो किवाड़ बंद हो गए थे। किवाड़ों के दरवाजे से प्रकाश की रेखाएं बाहर निकल रही थी। उसने एक दराज से बाहर झांका। धनिया उसे समझा रही थी, बेटी तू चलकर घर में बैठ, मैं तेरे काका और भाइयों को देख लूँगी। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता नहीं, हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आँख देख भी ना सकेगा। गोबर गदगद हो गया। आज वह किसी लायक होता तो दादा और अम्मा को सोने से मढ़ देता और कहता, अब तुम कुछ परवाह ना करो, आराम से बैठो, खाओ और जितना दान पुण्य चाहो करो। जुनिया के प्रति अब उसे कोई शंका नहीं। वह उसे जो आश्रय देना चाहता था वह मिल गया। जुनिया उसे दगाबाज समझती है तो समझे। अब तो वह घर तक भी आएगा जब वह पैसे के बल से सारे गांव का मुंह बंद कर सके और दादा और अम्मा उसे कुल का कलंक न समझकर कुल का तिलक समझें। मन पर जितना भी गहरा आघात होता है उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही गहरी होती है। इस अपकीर्ति और कलंक ने गोबर के अंतरस्थल को मथकर वह रत्न निकाल दिया जो अभी तक छिपा पड़ा था। जब धनिया और झुनिया भीतर चली गई तो वह होरी की उसी मड़ैया में जा बैठा और भविष्य के मंसूबे बांधने लगा। शहर के बेलदारों को 5-6 आने रोज मिलते हैं, वह उसने सुन रखा था। बाहर उसे 6 आने रोज मिले और वह एक आने में गुजर कर ले तो 5 आने रोज बच जाएं। महीने में 10 रुपये होते हैं और साल भर में 125। वह 125 की थाली लेकर घर आए तो किसी मजाल है जो उसके सामने मुंह खोल सके। यही माता दीन और यही पटेसरी आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और झुनिया तो सारे गर्व के फूल जाए। 2-4 साल वह इसी तरह कमाता रहे तो घर का सारा दलिद्दर मिट जाए। अभी तो सारे घर की कमाई भी 125 नहीं थी, अब वह अकेला 125 कमाएगा। यही तो लोग कहेंगे कि मजूरी करता है। कहने दो, मजूरी करना कोई पाप तो नहीं और सदा 6 आने ही तो मिलेंगे। जैसे जैसे वह काम में होशियार होगा मजूरी भी तो बढ़ेगी। तब वह दादा से कहेगा, अब तुम घर बैठकर भगवान का भजन करो, इस खेती में जान खपाने के सिवा और क्या रखा है। सबसे पहले वह एक पछाई गाय लेगा जो 4-5 सेर दूध देगी और दादा से कहेगा, तुम गौ माता की सेवा करो, इससे तुम्हारा लोग बनेगा पर लोग भी। और क्या, एक आने में उसका गुजर आराम से ना होगा। घर द्वार लेकर क्या कर रहा है, किसी के ओसारे में पड़ा रहेगा। सैकड़ों मंदिर हैं, धर्मशाले हैं और फिर जिसकी वह मंजूरी करेगा क्या वह उसे रहने के लिए जगह न देगा। 8 रुपये का 10 सेर आता है। एक आने में 2.5 पाँव हुआ, एक आने का तो वह आटा ही खा जाएगा। लकड़ी, दाल, नमक, साब यह सब कहाँ से आएगा। दोनों जून के लिए पेट भर तो आटा ही चाहिए। ओह, खाने की तो कुछ ना पूछो, मुट्ठी भर चने से भी काम चल सकता है। उसे शंका हुई, अगर कभी मजूरी ना मिली तो वह क्या करेगा। मगर मजूरी क्यों ना मिलेगी, जब जी तोड़कर काम करेगा तो 100 आदमी उसे बुलाएंगे। काम सबको प्यारा होता है। यहाँ भी तो सूखा पड़ता है, पाला गिरता है, ऊख में दीमक लगते हैं, जौ में गेरुई लगती है, सरसों में लाही लग जाती है। उसे रात को कोई काम मिल जाएगा तो उसे भी ना छोड़ेगा। दिन भर मजूरी की, रात कहीं चौकीदारी कर लेगा। 2 आने की रात में काम में मिल जाए तो चांदी है। जब वह लौटेगा तो सबके लिए साड़ियाँ लाएगा, झुनिया के लिए हाथ का कंगन जरूर बनवाएगा और दादा के लिए एक मुड़ासा लाएगा। इन्हीं मंदमोदकों का स्वाद लेता हुआ वह सो गया। लेकिन ठंड में नींद कहाँ, किसी तरह रात काटी और तड़के उठकर लखनऊ की सड़क पकड़ ली। 20 कोस ही तो है, सांझ तक पहुँच जाएगा। गांव का कौन सा आदमी वहाँ आता जाता है और वह अपना ठिकाना नहीं लिखेगा। नहीं, दादा दूसरे ही दिन सर पर सवार हो जाएंगे। उसे कुछ पछतावा था तो यही कि झुनिया से क्यों ना साफ साफ कह दिया, अभी तू घर जा, मैं थोड़े दिनों में कुछ कमा कर लौटूंगा। लेकिन तब तक वह घर जाती ही क्यों, कहती मैं भी तुम्हारे साथ लौटूंगी। वह कहाँ कहाँ बांधे फिरता। दिन चढ़ने लगा, रात को कुछ ना खाया, भूख मालूम होने लगी, पाँव लड़खड़ाने लगे। कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी। बिना कुछ पेट में डाले अब वह चल भी नहीं सकता। लेकिन पास में एक पैसा भी नहीं। सड़क के किनारे बेड़ियों के झाड़ थे, उनमें थोड़े से बेर तोड़ लिए और उधर को बहलाता हुआ चला।
एक गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई। अब मन न माना। कोल्हाड़ में जाकर लोटा डोर मांगा और पानी भरकर चुल्लू से पीने बैठा था कि एक किसान ने कहा, अरे भाई, क्या निराला ही पानी पियोगे? थोड़ा सा मीठा खा लो। अब की ओर चला ले कोहलू और बना ले खांड, अगले साल तक मिल तैयार हो जाएगी, सारी ऊख खड़ी बिक जाएगी। गुड़ और खांड के भाव चीनी मिलेगी तो हमारा गुड़ कौन लेगा? उसने कटोरे में गुड़ की कई पिंडियाँ लाकर दी। गोबर ने गुड़ खाया, पानी पिया। तंबाकू तो पीते होंगे? गोबर ने बहाना किया। अभी चिलम नहीं पीता। बुढ़े ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा अच्छा करते हो भैया, बुरा रोग है, एक बेर पकड़ ले तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। इंजन को कोयला पानी भी मिल गया। चाल तेज हुई। जाड़े के दिन ना जाने कब दोपहर हो गया। एक जगह देखा, एक युवती एक वृक्ष के नीचे पति से सत्याग्रह किए बैठी थी। पति सामने खड़ा उसे मना रहा था। दो चार राहगीर तमाशा देखने खड़े हो गए। गोबर भी खड़ा हो गया। मान लीला से रोचक और कौन जीवन नाटक होगा। युवती ने पति की ओर घूरकर कहा, मैं ना जाऊंगी, ना जाऊंगी, ना जाऊंगी। पुरुष ने जैसे अल्टीमेटम दिया, ना जाएगी, ना जाएगी, ना जाएगी। पुरुष ने उसे उसके केश पकड़कर घसीटना शुरू किया। स्त्री ने उसी दृढ़ता से कहा, मैं तेरे घर 7 जन्म न जाऊंगी, बोटी बोटी काट डाल। पुरुष ने उसके केस छोड़ दिए और सर पर हाथ रखकर बैठ गया। पुरुषत्व अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। एक क्षण में वह फिर खड़ा हुआ और परास्त होकर बोला, आखिर तू क्या चाहती है? युवती भी उठ बैठी और निश्चल भाव से बोली, मैं यही चाहती हूँ, तू मुझे छोड़ दे। कुछ मुंह से कहेगी, क्या बात हुई? तेरे भाई बाप को कोई गाली दे? किसने गाली दी तेरे भाई को? जाकर अपने घर में पूछ। चलेगी तभी तो पूछूंगा। तू क्या पूछेगा? कुछ दम भी है? जाकर अम्मा के आंचल में मुंह ढककर सो। मैं तेरी माँ होगी, मेरी कोई नहीं है। तू उसकी गालियाँ सुन, मैं क्यों सुनूं? एक रोटी खाती हूँ तो 4 रोटी का काम करती हूँ, क्यों किसी की धौंस सहूँ? मैं तेरा एक पीतल का छल्ला भी तो नहीं जानती। राहगीरों की इस कलह में अभिनय का आनंद आ रहा था, मगर उसके जल्द समाप्त होने की कोई आशा न थी। पुरुष ने सिर हिलाकर कहा, मालूम होता है अभी मेहरिया नहीं आई, तभी इतना दर्द है। मेहरिया आएगी तो भी उसके झोटे पकड़ न खींचूंगा। पुरुष मुट्ठी बांध गोबर की ओर झपटा। उसी क्षण युवती ने उसकी धोती पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचती हुई गोबर से बोली, तुम क्यों लड़ाई करने पर उतारू हो रहे हो? अपनी राह क्यों नहीं जाते? यहाँ कोई तमाशा है? हमारा आपस का झगड़ा है। कभी वह मुझे मारता है, कभी मैं उसे डांटती हूँ। तुमसे मतलब? पति ने संदेह के स्वर में कहा, क्या अब तक कुंवारा बैठा होगा तो पूछ ही क्यों ना लो? पुरुष ने 10 कदम दौड़कर आवाज़ दी और हाथ से ठहर जाने का इशारा किया। गोबर ने समझा, शायद फिर इसके सर भूत सवार हुआ, तभी ललकार रहा है। मार खाए बिना न मानेगा। अपने गांव में कुत्ता भी शेर हो जाता है, लेकिन आने दो। लेकिन उसके मुख पर समर की ललकार न थी, मैत्री का निमंत्रण था। उसके गांव, नाम और जाति पूछी। गोबर ने ठीक ठाक बता दिए। उस पुरुष का नाम कोदई था। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों में लड़ाई होते होते बची। तुम चले आए तो मैंने सोचा तुमने ठीक ही कहा, मैं नाहक तुमसे तन बैठा। कुछ खेती बाड़ी घर में होती है ना? गोबर ने बताया। उसके मौरूसी 5 बीघे खेत हैं और एक हल की खेती होती है। मैंने तुम्हें जो भरा बुरा कहा है उसकी माफ़ी दे दो भाई। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। कोदई ने उसे अपने घर चलने का नेवता दिया। आज मैं किसी तरह लखनऊ नहीं पहुंच सकता। कोस दो कोस जाते जाते सांझ हो जाएगी, रात को कहीं टिकना ही पड़ेगा। गोबर ने विनोद किया। लुगाई मान गई। ना मानेगी तो क्या करेगी? मुझे तो उसने ऐसी फटकार लड़काई कि मैं लजा गया। वह कुछ पछता रही है। चलो जरा माता जी को समझा देना, मुझसे तो कुछ कहते नहीं बनता। उन्हें भी जरा सोचना चाहिए कि बहू को बाप भाई की गाली क्यों देती है। हमारी भी बहन है, 4 दिन में उसकी सगाई हो जाएगी। उसकी सास हमें गालियाँ देगी तो उससे सुना जाएगा? सब दोष लुगाई का ही नहीं है, माता का भी दोष है। जब हर बात में वह अपनी बेटी का पक्ष लेगी तो हमें बुरा लगेगा ही। इसमें इतनी बात अच्छी है कि घर से रूठ कर चली जाए, पर गाली का जवाब गाली से नहीं देती। गोबर को रात के लिए कोई ठिकाना चाहिए था ही। कोदई के साथ हो लिया। दोनों फिर उसी जगह आए जहाँ युवती बैठी हुई थी। वह अब गृहिणी बन गई थी। जरा सा घूंघट निकाल लिया था और लजाने लगी थी।
कोदई ने मुस्कुराकर कहा, यह तो आते ही ना थे, कहते थे ऐसी डांट सुनने के बाद उनके घर कैसे जाएं। युवती ने घूंघट की आड़ से गोबर को देखकर कहा, इतनी ही डांट में डर गए? लुगाई आ जाएगी तब कहाँ भागोगे? गांव समीप था। गांव क्या था, पुरबा था, 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे फूस के। कोदई ने अपने घर पहुंचकर खाट निकाली, उस पर एक दरी डाल दी, शरबत बनाने को कहे चिलम भर लाया, और एक क्षण में वही युवती लोटे में शरबत लेकर आई और गोबर को पानी का एक छींटा मारकर मानो क्षमा मांग ली। भाई अब उसका नंदोई हो रहा था, फिर क्यों ना अभी से छेड़छाड़ शुरू करे। गोबर अंधेरे ही मुंह उठा और कोदई से विदा मांगी। सबको मालूम हो गया था कि उसका ब्याह हो चुका है, इसलिए उसे कोई विवाह संबंधी चर्चा नहीं की। उसके शीर्ष स्वभाव ने सारे घर को मुग्ध कर दिया था। कोदई की माता को उसने ऐसे मीठे शब्दों में और उसके मातृ पद की रक्षा करते हुए ऐसा उपदेश दिया कि उसने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था। तुम बड़ी हो माताजी, पूज्य हो। पुत्र माता के ऋण से 100 जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, लाख जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, करोड़ जन्म लेकर भी नहीं। बुढ़िया इस संख्यातीत श्रद्धा पर गदगद हो गई। इसके बाद गोबर ने जो कुछ कहा उसमें बुढ़िया को अपना मंगल ही दिखाई दिया। वैद्य एक बार रोगी को चंगा कर दे, फिर रोगी उसके हाथों विष भी खुशी से पी लेगा। अब जैसे आज ही बहू घर से रूठकर चली गई तो किसकी हेटी हुई, बहू को कौन जानता है, किसकी लड़की है, किसकी नातिन है, कौन जानता है। संभव है उसका बाप घसियारा ही रहा हो। बुढ़िया ने निश्चयात्मक भाव से कहा, घसियारा तो है ही बेटा, पक्का घसियारा। सवेरे उसका मुंह देख लो तो दिन भर पानी ना मिले। गोबर बोला, तो ऐसे आदमी की क्या हंसी हो सकती है? हंसी हुई तुम्हारे आदमी की, जिसने पूछा, यही पूछा कि किसकी बहू है। फिर वह अभी लड़की है, अधोड़ अल्हड़ नीच माता पिता की लड़की है, अच्छी कहाँ से बन जाए। तुमको तो बूढ़े तोते के राम नाम पढ़ाना पड़ेगा। मारने से तो वह पढ़ेगा नहीं, उसे तो सहजन स्नेह से ही पढ़ाना पड़ता है। ताड़ना भी दो, लेकिन उसके मुंह मत लगने तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका अपमान होगा। जब गोबर चलने लगा तो बुढ़िया ने खांड और सत्तू मिलाकर उसे खाने को दिया। गांव के और कई आदमी मजूरी की टोह में शहर जा रहे थे। बातचीत में रास्ता कट गया और 9 बजते बजते सब लोग अमीनाबाद के बाजार में जा पहुँचे। गोबर हैरान था, इतने आदमी नगर में कहाँ से आ गए। आदमी पर आदमी गिरा पड़ता था। उस दिन बाजार में 400-500 मजदूरों से कम न थे। राज और बढ़ई और लुहार और बिलदार और खाट बुनने वाले और टोकरी धोने वाले और संगतराश सभी जमा थे। गोबर यह जमघट देखकर निराश हो गया। इतने सारे मजदूरों को कहाँ काम मिल सकता है, और उसके हाथ तो कोई औजार भी नहीं। कोई क्या जानेगा कि वह क्या काम कर सकता है। कोई उसे क्यों रखने लगा, बिना औजार के उसे कौन पूछेगा। धीरे धीरे एक एक करके मजदूरों को काम मिलता जा रहा था। कुछ लोग निराश होकर घर लौटे जा रहे थे। अधिकतर वह बूढ़े और निकम्मे बच रहे थे जिनका कोई पुछतर न था, और उन्हीं में गोबर भी था। लेकिन अभी आज उसके पास खाने को है, कोई गम नहीं। सहसा मिर्जा खुर्शीद ने मजदूरों के बीच आकर ऊंची आवाज़ से पूछा, जिसको 6 आने रोज पर काम करना हो वह मेरे साथ आए। सबको 6 आने मिलेंगे, 5 बजे छुट्टी मिलेगी। 10-5 राजों और बड़ियों को छोड़कर सबके सब उसके साथ चलने को तैयार हो गए। 400 फटे हालों की एक विशाल सेना सज गई। आगे मिर्जा थे, कंधे पर मोटा सोटा रखे हुए, पीछे भुखमरों की लंबी कतार थी जैसे भेड़े हों। एक बूढ़े ने मिर्जा से पूछा, कौन काम करना है मालिक? मिर्जा ने जो काम बताया उस पर सब और भी चकित हो गए। केवल एक कबड्डी खेलना, ये कैसा आदमी है जो कबड्डी खेलने के 6 आना रोज़ दे रहा है? सनकी तो नहीं है कोई? बहुत धन पाकर आदमी सनकी ही हो जाता है। बहुत पढ़ लेने से भी आदमी पागल हो जाते हैं। कुछ लोगों को संदेह होने लगा, कहीं यह कोई मखौल तो नहीं है, यहाँ से घर पर ले जाकर कह दे कोई काम नहीं है तो कौन उसका क्या कर लेगा। वह चाहे कबड्डी खिलाए, चाहे आग में चले, चाहे गुल्ली डंडा, मजूरी पेशगी दे दे, ऐसे झक्कड़ आदमी का क्या भरोसा। गोबर ने डरते डरते कहा, मालिक हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, पैसा मिल जाए तो कुछ लेकर खा लूँ। मिर्जा ने झट 6 आने पैसे देकर उसके हाथ में रख दिए और ललकार कर बोले, मजूरी सबको चलते चलते पेशगी दे दी जाएगी, उसकी चिंता मत करो। मिर्जा साहब ने शहर के बाहर थोड़ी सी ज़मीन ले रखी थी। मजूरों में जाकर तो एक बड़ा अहाता घिरा हुआ था।
उसके अंदर केवल एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी जिसमें 3-4 कुर्सियाँ थी, एक मेज, थोड़ी सी किताबें मेज पर रखी हुई थी। झोपड़ी बेलों और लताओं से घिरी हुई बहुत सुंदर लगती थी। अहाते में एक तरफ आम और नींबू और अमरूद के पौधे लगे हुए थे, दूसरी तरफ कुछ फूल। बड़ा हिस्सा पड़ती था। मिर्जा ने सबको कतार में खड़ा करके ही मंजूरी बांट दी। अब किसी को उनके पागलपन में संदेह न रहा। गोबर पैसे पहले ही पा चुका था। मिर्जा ने उसे बुलाकर पौधे सींचने का काम सौंपा। उसे कबड्डी खेलने को ना मिलेगी, मन में ऐंठ कर रह गया। इन बुड्ढों को उठा उठाकर पटकता, लेकिन कोई परवाह नहीं, बहुत कबड्डी खेल चुका है, पैसे तो पूरे मिल गए। आज युगों के बाद इन जराग्रस्तों को कबड्डी खेलने का सौभाग्य मिला। अधिकतर तो ऐसे थे जिन्हें याद भी नहीं था कि कभी कबड्डी खेली है या नहीं। दिन भर शहर में पिसते थे, पहर रात गए घर पहुंचते थे, कुछ रूखा सूखा मिल जाकर खा कर पड़ जाते थे। प्रातःकाल फिर वही चरखा शुरू हो गया। जीवन नीरस निरानंद केवल एक ढर्रा मात्र हो गया था। आज तो यह अवसर मिला तो बूढ़े भी जवान हो गए। आज मेरे बूढ़े ठठरियाँ लिए, मुंह में दांत ना पेट में आंत, चटपट पाली बन गई, 2 नायक बन गए। गोइयों का चुनाव होने लगा और 12 बजते बजते खेल शुरू हो गया। जाड़ों की ठंडी धूप ऐसी क्रीड़ाओं के लिए आदर्श ऋतु है। इधर अहाते के फाटक पर मिर्जा साहब तमाशाइयों को टिकट बांट रहे थे। उन पर इस तरह कोई ना कोई सनक हमेशा समा रहती थी। अमीरों से पैसे लेकर गरीबों में बांट देना, इस बूढ़ी कबड्डी का विज्ञापन कई दिन से हो रहा था। टिकट 10 रुपये से लेकर 2 आने तक के थे। 3 बजते बजते सारा अहाता भर गया। मोटरों और फिटनों का तांता लगा हुआ था। 2000 से कम की भीड़ न थी। रईसों के लिए कुर्सियों और बेंचों का इंतजाम था, साधारण जनता के लिए साफ सुथरी जमीन। मिस मालती, मेहता, खन्ना, तंखा और राय साहब सभी विराजमान थे। खेल शुरू हुआ तो मिर्जा ने मेहता से कहा, आइए डॉक्टर साहब, एक गोई हमारी और आपकी हो जाए। मिस मालती बोली, फिलोसोफर का जोड़ तो फिलोसोफर से ही हो सकता है। मिर्जा ने मूंछों पे ताव देकर कहा, तो क्या आप समझते हैं मैं फिलोसोफर नहीं हूँ? मेरे पास पिछल्ला नहीं है, लेकिन हूँ मैं फिलोसोफर। आप मेरा इम्तिहान ले सकती हैं मेहता जी। मालती ने पूछा, अच्छा बताइए, आप आइडियलिस्ट हैं या मटेरियलिस्ट? मैं दोनों हूँ। यह क्यों कर बहुत अच्छी तरह, जब जैसा मौका देखा वैसा बन गया। तो आपका अपना कोई निश्चय नहीं? जिस बात का आज तक कभी निश्चय ना हुआ और ना कभी होगा, उसका निश्चय मैं भला क्या कर सकता हूँ? और लोग आंखें फोड़कर और किताबें चाटकर जिस नतीजे पर पहुँचते हैं, वहाँ मैं यूं ही पहुँच गया। आप बता सकती हैं किसी फिलोसोफर ने अकली गद्दे लड़ाने के सिवाय और कुछ किया है? मिर्जा और मेहता मैदान में पहुँच गए, एक इधर दूसरा उधर। खेल शुरू हो गया। जनता बूढ़े कुलोलों पर हंसती थी, तालियां बजाती थी, गालियां देती थी, ललकारती थी। वाह, ज़रा इन बूढ़े बाबा को देखो, कितनी शान से जा रहे हैं, जैसे सबको मारकर ही लौटेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ से भी उन्हीं के बड़े भाई निकले। दोनों कैसे पैतरे बदल रहे हैं। इन हड्डियों में अभी बहुत जान है। इन लोगों को जितना घी खाया है उतना अब हमें पानी भी मैसर नहीं। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है। होता है, हम तो यही देखते हैं कि इन बुड्ढे जैसे जीवट के जवान भी आज मुश्किल से निकलेंगे। उधर मैदान में मेहता की टीम कमज़ोर पड़ती जाती थी। आधे से ज़्यादा खिलाड़ी मर चुके थे। मेहता ने अपने जीवन में कभी कबड्डी ना खेली थी। मिर्जा इस फन के उस्ताद थे। मेहता की ततीले अभिनय के अभ्यास से कटती थी। रूप भरने में वह अच्छे अच्छे को चकित कर देते थे और मिर्जा के लिए सारी दिलचस्पी अखाड़े में थी, पहलवानों के भी और परियों के भी। मालती का ध्यान उधर भी लगा हुआ था। उठकर राय साहब से बोली, मेहता की पार्टी तो बुरी तरह पिट रही है। राय साहब और खन्ना में इंश्योरेंस की बातें हो रही थी। राय साहब उस प्रसंग से उबे हुए मालूम होते थे। मालती ने मानो उन्हें एक बंधक से मुक्त कर दिया। उठकर बोले, जी हाँ, पिट तो रही है, मिर्जा पक्का खिलाड़ी है। ज्यों-ज्यों अंत समीप आता जाता था, लोग अधीर होते जाते थे और पाली की तरफ बढ़ते जाते थे। रस्सी का जो कटघरा सा बनाया गया था, वह तोड़ दिया गया। स्वयं सेवक रोकने की चेष्टा कर रहे थे, पर उत्सुकता के उन्माद में उनकी एक न चलती थी। यहाँ तक कि ज्वार अंतिम बिंदु तक आ पहुँचा और मेहता अकेले बच गए। अब उन्हें गूंगे का पाठ खेलना पड़ेगा।
अब सारा दार उन्हीं पर है। अगर वह बचकर अपनी पाली में लौट आते हैं तो उनका पक्ष बचता है, नहीं हार का सारा अपमान और लज्जा लिए उन्हें लौटना पड़ता है। वह दूसरे पक्ष के जितने आदमियों को छूकर अपनी पाली में आएंगे वह सब मर जाएंगे और उतने ही आदमी उनकी तरफ जी उठेंगे। सबकी आंखें मेहता की ओर लगी हुई थी। सब मेहता चले, वह मेहता चले। जनता ने चारों ओर से आकर पाली को घेर लिया। तन मेहता अपनी पराकाष्ठा पर थी। मेहता कितने शांत भाव से शत्रुओं की ओर जा रहे थे। उनकी प्रत्येक गति जनता पर प्रतिबंधित हो जाती है। किसी की गर्दन टेढ़ी हुई जाती है, कोई आगे को झुका पड़ा है। वातावरण गर्म हो गया, पारा ज्वाला बिंदु पर आ पहुंचा है। मेहता शत्रु दल में घुसे, दल पीछे हटता जाता है। उनका संगठन इतना दृढ़ है कि मेहता की पकड़ या स्पर्श में कोई नहीं आ रहा है। बहुतों की आशा थी मेहता कम से कम अपने पक्ष के 10-5 आदमियों को ही जिला ले लेंगे। वे निराश होते जा रहे थे। सहसा मिर्जा एक छलांग मारते हैं और मेहता की कमर पकड़ लेते हैं। मेहता अपने को छुड़ाने के लिए जोर मार रहे हैं। मिर्जा को पाली की तरफ खींचे लिए जा रहे हैं। लोग उन्मत्त हो जाते हैं। अब इसका पता चलना मुश्किल है कि कौन खिलाड़ी कौन तमाशाई। सब एक गड़बड़ हो गए हैं। मिर्जा और मेहता में मल्लयुद्ध हो रहा है। मिर्जा के कई बुड्ढे मेहता की तरफ लपके और उनसे लिपट गए। मेहता जमीन पर चुपचाप पड़े हुए हैं। अगर वह किसी तरह खींच खांच कर 2 हाथ और ले जाएं तो उनके 50 आदमी जी उठते हैं, मगर वह 1 इंच भी नहीं खिसक सकते। मिर्जा उनकी गर्दन पर बैठे हुए हैं। मेहता का मुख लाल हो रहा है, आंखें बीर बहुटी बनी हुई हैं, पसीना टपक रहा है और मिर्जा अपने स्थूल शरीर का भार उनकी पीठ में हुमच रहे हैं। मालती ने समीप जाकर उत्तेजित स्वर में कहा, मिर्जा खुर्शेद या फेर नहीं है, बाजी ड्रॉ रही। खुर्शेद ने मेहता की गर्दन पर एक घस्सा लगाकर कहा, जब तक यह ची ना बोलेंगे मैं हरगिज ना छोड़ूं। क्यों नहीं ची बोलते? मालती और आगे बढ़ी। ची बुलाने के लिए आप इतनी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मिर्जा ने मेहता की पीठ पर हुमच कर कहा, बेशक कर सकता हूँ। आप इनसे कह दें ची बोले, मैं अभी उठता हूँ। मेहता ने एक बार फिर उठने की चेष्टा की, पर मिर्जा ने उनकी गर्दन दबा दी। मालती ने उनका हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश करके कहा, यह खेल नहीं, अबादत है। अदावत ही सही, आप ना छोड़ेंगे। उसी वक्त जैसे भूकंप आ गया। मिर्जा साहब जमीन पर पड़े हुए थे और मेहता दौड़ते हुए पाली की ओर भागे जा रहे थे और हजारों आदमी पागलों की तरह टोपियां और पगड़ियां उछाल रहे थे। कैसे यह काया पलट हुई, कोई समझ न सका। मिर्जा ने मेहता को गोद में उठा लिया और लिए हुए शमियाने तक आए। प्रत्येक मुख पर यह शब्द थे, डॉक्टर साहब ने बाजी मार ली। और प्रत्येक आदमी इस हारी हुई बाजी के एक बारगी पलट जाने पर विस्मित था। सभी मेहता के जीवट और धैर्य का बखान कर रहे थे। मजदूरों के लिए पहले से नारंगियां मंगा ली गई थी। उन्हें एक एक नारंगी देकर विदा किया गया। शामियाने में मेहमानों के चाय पानी का आयोजन था। मेहता और मिर्जा एक ही मेज पर आमने सामने बैठे। मालती मेहता के बगल में बैठी। मेहता ने कहा, मुझे आज एक नया अनुभव हुआ। महिला की सहानुभूति हार को जीत बना सकती है। मिर्जा ने मालती की ओर देखा। अच्छा, यह बात थी। जभी तो मुझे हैरत हो रही थी कि आप एकाएक कैसे ऊपर आ गए। मालती शर्म से लाल हुई जाती थी। कसूर इनका था, वह क्यों ची नहीं बोलते थे। कुछ देर मित्रों में गपशप होती रही। फिर धन्यवाद और मुबारकबाद के भाषण और मेहमान लोग विदा हुए। मालती को एक विजिट करनी थी, वह भी चली गई। केवल मेहता और मिर्जा रह गए। उन्हें अभी स्नान करना था, मिट्टी में सने हुए थे। कपड़े कैसे पहनते? गोबर पानी खींच लाया और दोनों दोस्त नहाने लगे। मिर्जा ने पूछा, शादी कब तक होगी? मेहता ने अचंभे में आकर पूछा, किसकी? आपकी। मेरी शादी किसके साथ हो रही है? वाह, आप तो ऐसे उड़ रहे हैं गोया ये भी छिपाने की बात है। मेहता गंभीर भाव से बोले, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है मिर्जा जी। मिस मालती अच्छे स्वभाव की हैं। मेहता ने कपड़े पहने और विदा हो गए। शाम हो गई थी। मिर्जा ने जाकर देखा तो गोबर अभी तक पेड़ों को सींच रहा था। मिर्जा ने प्रसन्न होकर कहा, जाओ अब तुम्हारी छुट्टी है, कल फिर आओगे? गोबर ने कातर भाव से कहा, मैं कहीं नौकरी चाहता हूँ मालिक। नौकरी करना है तो हम तुझे रख लेंगे। कितना मिलेगा हुजूर? जितना तू मांगे। मैं क्या मांगूँ, आप जो चाहें दे दें।
हम तुम्हें 15 रुपये देंगे और खूब कसकर काम लेंगे। गोबर मेहनत से नहीं डरता, उसे रुपए मिले तो वह आठों पहर काम करने को तैयार है। 15 रुपये मिले तो क्या पूछना, वह तो प्राण भी दे देगा। बोला, मेरे लिए कोठरी मिल जाए वहीं पड़ा रहूँगा। हाँ हाँ, जगह का इंतजाम मैं कर दूंगा। इसी झोपड़ी में एक किनारे तुम भी पड़ जाना। गोबर को जैसे स्वर्ग मिल गया।